नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अदालत जाता है और केस फाइल करता है तो उसे वहां के नियम कानूनों की जानकारी नहीं होती है और इसीलिए वो परेशान हो जाता है। आज हम सिविल केस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि केस कैसे फाइल होता है। सिविल केस या दीवानी मुकदमे में हम अपने अधिकारों के लिए मुकदमा करते हैं, यानी कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर दीवानी मुकदमा किया जाता है। जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति, समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई विवाद होता है, तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। यदि हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। सिविल केस से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। उदित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सिविल केस से जुड़े तमाम नियम कानूनों की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए या कानूनी सहायता के लिए, सलाह मशवरा के लिए आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ को कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर बता देते हैं आपको 01206127 और दूसरा नंबर है 6127 इन नंबर्स पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले उदित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता आखिर क्या होती है। ये होती है, इसके अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। इन तीनों शब्दों को अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब है जो प्रोसीजर सिविल केस फाइल करने के लिए लेना चाहिए है वो सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा गया है जी। कोड माने रूल्स। ये एक अपने आप में पूरा कंप्लीट कोड है। इसका मतलब ये है जी कि किसी को भी अगर सिविल केस फाइल करना है तो वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत फाइल होगा। और एक जना जब इस सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आ जाता है तो इसको फॉलो करना अनिवार्य है। मतलब ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी सिविल केस फाइल करेगा उस सिविल प्रोसीजर कोड के जैसे फाइल उसके अंदर जो दिया गया उसमें फाइल करेगा और उसका जो प्रोसेस है उसके वैसे जैसा प्रोसेस दिया गया उसको फॉलो करेगा। जी उदित जी, दीवानी मुकदमे में मुद्दे क्या होते हैं, इसकी परिभाषा भी आपसे जानना चाहेंगे। कैसे मसले इसके अंतर्गत आते हैं? देखिए जी, इसमें जो बेसिक चीज हमें समझने की जरूरत है सिविल केसेस में क्या क्या हमारे अंतर्गत आता है इसके, वो है कि जैसे कोई अग्रीमेंट हुआ हो या कोई डिस्प्यूट हो, पहले तो दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में, दो से दो ज्यादा पार्टियों के बीच में, तो वो सिविल केस के उद्दरान में आता है। अब क्या क्या मुकदमे इसमें आते हैं वो जानना जरूरी है। जैसे किसी के साथ अग्रीमेंट हुआ, वो अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं फॉलो कर रहा तो उसके लिए सिविल केस डाला जा सकता है। अगर वो कोई सी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है तो उसके डैमेजेस लिए जा सकते हैं। मकान मालिक और टेनेंट, मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के आपस में कोई डिस्प्यूट हो, जैसे वो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा हो, रेंट के पैसे ना दे रहा हो या फिर विकेट ना कर रहा हो लीज खत्म होने पे, तो उसके अंतर्गत जो मामले आते हैं वो सिविल मामले आते हैं। कोई गैर कानूनी तरीके से कोई काम कर रहा हो उसको रोकने के लिए जितने मामले आते हैं वो सिविल में बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन भी बोलते हैं। कोई डैमेजेस का सूट हो, कोई पैसे ना दे रहा हो आपको उसकी रिकवरी का हो, या कोई किसी ने कोई आपको जो सामान बेचा है वो खराब हो उसके डैमेजेस आपको मांगने हो, तो वो सारे अंतर्गत सिविल मामलों में माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उदित जी, अगर बात दीवानी मुकदमों में मुद्दों को आकार देने के उद्देश्य की करे तो क्या उद्देश्य होता है इसका? देखिए जी, हमें सबसे ज्यादा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो जानना जरूरी है वो ये था कि कौन से मुकदमे सिविल होते हैं।
जो मुकदमे सिविल होंगे उनको सिविल प्रोसीजर कोड के तहत फाइल करना पड़ेगा। जी। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ये केस सिविल है या ये केस क्रिमिनल है, तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे और किसके तहत चलेंगे, ये जानना बड़ा मुश्किल है। जी। इसलिए सबसे जरूरी जो ये इसको आकार देने का रीजन है, इसको बताने का रीजन है, वो ये है कि कौन सा लॉ आपको अप्लाई करेगा और क्या प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। जी। इसलिए ये सब जानना जरूरी था कि कौन से केसेस सिविल होते हैं और कौन से केसेस क्रिमिनल होते हैं। जो सिविल होंगे वो प्रोसीजर उसका अलग होता है, जो क्रिमिनल होंगे उसका प्रोसीजर अलग होता है। तो जब मुद्दों को आकार दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि कौन सा लॉ है और हमारा क्या प्रोसीजर है जो अप्लाई है। जी उदित जी, किसी दीवानी में अगर मुकदमा है तो उस मुकदमे की सुनवाई फिर कैसे होती है आगे? देखिए जी, सबसे पहले होता है कि हमें केस जो हमें पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लिखा गया है उस हिसाब से तो केस बनाना पड़ता है। सिविल प्रोसीजर में केस जैसे लिखा गया वैसे बना के उसको लिमिटेशन के अंदर, जो लिमिटेशन एक्ट होती है, हर मुकदमे की एक लिमिटेशन दी गई है, उस लिमिटेशन के अंदर और कहाँ फाइल होगा, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जिस कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है उसके तहत आप वहाँ केस फाइल करते हैं। जी। केस फाइल करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है जी ये मुकदमा आपका लिमिटेशन के अंदर है, इसमें कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, इसमें जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो ठीक है और कोर्ट फीस आपने पे करी हुई है, तो उसके बाद उसमें समन्स इशू होते हैं। समन्स इशू होने के बाद जिसको समन्स इशू होते हैं, माने कि जो दूसरी साइड है, माने कि जो डिफेंडेंट है, वो उसको 30 दिन के अंदर अपना जवाब फाइल करना। जवाब फाइल करने के बाद दूसरे वाले पार्टी को अपना उस जवाब का जवाब फाइल करना पड़ता है। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन डिनायल होती है, इश्यूज फ्रेम होते हैं, एविडेंस लीड होता है, बहस होती है और जजमेंट होता है। जी उदित जी, संक्षिप्त तरीके से समझा दिया जी कि इसमें कैसे होता है। जी बिल्कुल। उदित जी, अगर न्यायालय में यानी कि कोर्ट में बिना बहस सुने भी क्या कोर्ट निर्णय सुना सकती है किसी मुकदमे का? एक बार सवाल फिर से पूछेगा। जी बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे पे बिना बहस सुने क्या निर्णय कोर्ट सुना सकती है? बिना बहस सुने तो कोर्ट मुकदमा नहीं सुना सकती, क्योंकि कोर्ट को जानना जरूरी है कि आपका मुकदमा क्या है। जो प्लेंटिव होता है जिसने केस फाइल किया होता है और जो दूसरी साइड होता है, जो डिफेंडेंट होता है, उसका जो जवाब होता है, वो दोनों जानना कोर्ट को जरूरी है। अब कोर्ट को ये भी देखना पड़ता है कि इस केस में क्या एविडेंस आया है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या सारी चीजें हैं। तो बिना बहस करे कोई कोर्ट अपना जजमेंट नहीं सुनाती है। जी आप उसमें रिटर्न बहस भी कर सकते हैं और मुंह जुबानी बहस, जिसे ओरल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कोर्ट कहती है वैसे फॉलो करी जाती है, लेकिन बिना बहस सुने कोई जजमेंट सुनाना मुमकिन नहीं। जी, तो इसके दूसरे पहलू को भी जान लेते हैं कि अगर गवाह कोर्ट में पेश नहीं हो पाते हैं तो फिर उसका क्या परिणाम निकलता है? देखिए जी, गवाह पेश होने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि गवाह कब पेश होने होते हैं। जी। जो एक प्रोसेस जैसे मैंने आपको समझाया, उस प्रोसेस में एक फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है। मतलब उस मुकदमे में देखा जाता है कि हमारे कौन से इश्यूज हैं जो आज की डेट में जो केस में उस पे जजमेंट और वो डिस्प्यूट्स हैं। उस इश्यूज को फ्रेम करने के बाद एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल करना पड़ता है 15 दिन के अंतर्गत। जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में ये लिखा जाता है कि कौन सा विटनेस पार्टी खुद लाएगी और कौन सा विटनेस कोर्ट के लिए बुलाने के लिए एप्लीकेशन जाहिर करेगी। जी। अब जो एविडेंस देने के लिए और डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाया जाएगा एविडेंस में विटनेस, वो भी लिखना पड़ता है कि हमें क्या एविडेंस देना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स बुलाना है। तो वो विटनेस जब कोर्ट अगर हम लेकर आएंगे तो हमारे को हम खुद लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर हम कोर्ट को कहेंगे बुलाने के लिए तो कोर्ट जब बुलाता है तो उसमें समन्स इशू करेगा। जी। पहले समन्स इशू करेगा, फिर समन्स के कहेगा कि क्या किस वजह से आपको बुला रहे हैं और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने। जी। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आता या नहीं पेश होता तो उसके बाद वारंट इशू हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कोर्ट पूरी कोशिश करती है कि जो मुकदमा उसके सामने आया है उसकी कंप्लीट जस्टिस हो। जो विटनेस है, जैसे भी है, जो डॉक्यूमेंट्स पार्टी को चाहिए वो ऑन रिकॉर्ड आके वो एविडेंस में लगे जाए। जी। बाकी मुकदमा कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा ये तो अब मुकदमे क्यों। बिल्कुल। उदित जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं नोएडा से, नरेश जी, वो कुछ आपसे जानना चाहेंगे। जी नरेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या मदद चाहिए आपको? मैडम, मैं एक ग्रुप हाउसिंग का पेशेंट हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। और क्वेश्चन ऐसा था कि बेसिकली जो अभी पिछली कंपनी के पदाधिकारी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, तो जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कोई
किसी पर्सनल रीजन से रिजाइन दे देगा। और वो जो भी कमेटी है वो है। अब जब भी मैं ईवीएम वगैरह बुलाता हूँ तो लोग वहाँ बहाना लगा देते हैं, बहाना लगा देते हैं कि हम है नहीं, हमारी तबीयत खराब है, लाइक भेज देते। तो मैं इससे अपना एक रिक्वेस्ट ये जानना चाहता हूँ कि एज ए प्रेजेंट मेरे क्या राइट्स हैं कि जिससे कि मैं दूसरे मेंबर को नॉमिनेट करा सकूं जीपीएम बुला के। क्योंकि देखो री इलेक्शन तो हो नहीं सकता, री इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकता कि अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। जी उदित जी। देखिए जी, आपकी जो सोसाइटी में आप बता रहे हैं जो आप मेंबर हैं और वो नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए एक आप कोर्ट में दावा डाल सकते हैं। उनको ये बोल सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे मेंबर हूँ, ऐसे ऐसे मीटिंग नहीं हो रही है, या तो कोर्ट से कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कराइए जो सोसाइटी को देखे। नहीं तो आपको ये दावा फाइल करना पड़ेगा कि उनको बताना पड़ेगा कि वो आए मीटिंग में, और उनको बुलाकर उनको मीटिंग में बिठाना पड़ेगा। जी नरेश जी। से है सोसाइटी रजिस्टर्ड, और इसमें थोड़ा सा पहले ट्विस्ट ये आ गया था कि 21 अगस्त को बेसिकली इलेक्शन हुए थे, तो इस इलेक्शन में कुछ घबला हुआ था। तो मैंने उस इलेक्शन के रिजल्ट के अगेंस्ट में सब रजिस्ट्रार मेरठ में क्या कहते हैं कंप्लेंट कर दी थी। इस दौरान क्या हुआ कि गंगा वाटर का क्राइसिस आया सोसाइटी में, तो लोगों ने 250-300 लोगों ने उनसे रिजाइन ले लिया। अब जब रिजाइन ले लिया सबसे, कि बात हो भी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट एनसीएलटी में चल रहा है, ये तो बन गई, एनसीएलटी में चल रहा है प्रोजेक्ट और बिल्डर के हाथ में ही मेंटेनेंस है। तीसरी बात यह है कि फिर दोबारा जीपीएम हुई, उस जीपीएम में फिर दोबारा से मैं बीइंग ए प्रेजेंट क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट किया था, तो मेरे को नॉमिनेशन कर दिया गया जब उसने पिछले प्रेजेंट ने रिजाइन दे दिया। अभी इसको जुम्मे 1 महीना हुआ है, 1-1.5 महीना हुआ है। हमने 1-2 ईवीएम वगैरह करी है, पर उसमें भी कोई फैसला नहीं है। आप जब भी ईवीएम करने की बात करते हैं तो लोग एब्सेंट हो जाते हैं। इस केस में मेरा क्या राइट हो सकता है सर, मेरा ये जानना है। नहीं देखिए, आपकी राइट तो इसलिए बनी इस सोसाइटी में कि आप एक इलेक्टेड मेंबर हैं। तो अगर आप उस सोसाइटी के मेंबर हैं तो आप कोर्ट में जाके दावा दे सकते हैं और बोल सकते हैं कोर्ट में कि इस इलेक्शंस में ये घपले हुए हैं और ये इलेक्शंस को खारिज किया जाए और नए इलेक्शन किया जाए। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो आपके बाहर है, तो कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कोर्ट को कि अपने अंतर्गत, मतलब अंडर द वॉच ऑफ द कोर्ट इसके इलेक्शन कराए जाए, नई जो जनरल बॉडी मीटिंग के इलेक्शन कराए जाए, और एक आपकी कमेटी बनी जाए जो इस सोसाइटी को देखेगी। जी नरेश जी, आशा करते हैं आपके सवालों का जवाब हम सही से दे पाए होंगे। उदित जी, अगर मैं बात करूं, क्या दीवानी मामलों में वकील करना आवश्यक हो जाता है? देखिए, आवश्यक तो नहीं होता है। बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें अपने आप जो प्लेंटिफ है या जो डिफेंडेंट है वो अपने आप ही केस लड़ते हैं। लेकिन क्या होता है जी, कानून की जानकारी, जो इंटीग्रिटीज बोलते हैं, जो हर चीज की इंटीग्रिटीज बोलते हैं, वो एक वकील को थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर पता होता है नॉर्मल इंसान से। लेकिन अगर आपको वकील करना केस में जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रिटीज केस की होती है, लॉ की होती है, वो एक वकील ज्यादा बेटर समझ पाता है rather than a नॉर्मल पर्सन। जी उदित जी, मुकदमे की सुनवाई के समय अगर वादी उपस्थित ना हो तो मुकदमे का फिर क्या होगा? देखिए जी, अगर वादी नहीं होता उपस्थित तो केस को डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, जिसने केस डाला है, अगर वो केस ही नहीं प्रोसेस करना चाह रहा, वो केस को आगे नहीं लेना चाह रहा, तो उसको हम डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। मतलब जो प्रोसिक्यूट ही नहीं करना चाह रहा केस, जो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, उसका मतलब नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए डिसमिस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहली बारी में नहीं आया तो डिसमिस हो जाता है। हाँ, ये होता है, हो भी सकता है पहली बारी में, लेकिन हाँ 1-2 मौके दिए जाते हैं जिससे पहले कोर्ट ये निर्णय लेता है कि वो सीरियस नहीं है, वो आना नहीं चाह रहा है, तो इसलिए उसको डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन किया। जी उदित जी, अगर वादी कोर्ट फीस या पोस्टल चार्ज नहीं दे सके तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जी, कोर्ट फीस देना, हर मामले की कोर्ट फीस उस मामले पे डिपेंड करती है। जितने मामले हैं उनकी कोर्ट फीस एक्ट के तहत अलग अलग कोर्ट फीस है।
क्या उसमें हम मांग रहे हैं, क्या हमारी प्रेयर्स हैं, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, हर चीज पे हमारा एक कोर्ट फीस का अलग तरीका बनाया गया है, अलग तरीके की कोर्ट फीस है जी तो कोर्ट फीस देना अनिवार्य होता है किसी भी सिविल सूट में, जी लेकिन वो डिपेंड करता है कि केस कौन सा है। अब अगर आप केस कोर्ट फीस नहीं दे पाते केस में, तो एक तरीका तो यह है, कोर्ट को ये बताना पड़ता है कि आप कोर्ट फीस दे ही नहीं सकते, मतलब इंडिजेंट है, मतलब आप कोर्ट में फीस डाल ही नहीं सकते। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है अपने केस के साथ और बताना पड़ता है कि आप किस वजह से अपने आप को इंडिजेंट कह रहे हैं और किस वजह से आप कोर्ट फीस नहीं दे सकते। लेकिन अगर बिना कोर्ट फीस के दिए केस फाइल किया जाए तो उसको खारिज भी किया जा सकता है। तो इसलिए कोर्ट फीस देना अनिवार्य है, लेकिन जो लोग कोर्ट फीस नहीं दे सकते उनको एप्लीकेशन दायर करके ये बताना पड़ता है कि वो कोर्ट फीस क्यों नहीं दे सकते, और उसके तहत जब ऑर्डर करेगी कोर्ट तो उस पर डिपेंड करेगा कि केस कैसे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कानूनी विशेषज्ञ जो इस केस पे बातचीत कर रहे हैं, सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो आप फोन करके राय मशवरा ले सकते हैं। उदित जी, अगर अगले सवाल को मैं जानना चाहूं तो मुकदमे की कार्यवाही जब चलती है और अगर प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी पक्ष या विपक्ष दोनों में से कोई भी हाजिर नहीं होता है तो उस वक्त क्या किया जाए, क्या हो सकता है? कोई नहीं, देखिए जो केस डालता है वो उसके ऊपर होता है कि वो केस चलाए, मतलब उसको केस को आगे बढ़ाना होता है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो प्लेंटिफ है जिसने केस दायर किया है वो पेश हो, और डिफेंडेंट को ये है कि वो डिफेंड करे। लेकिन अगर कभी भी कोई भी पार्टी नहीं पेश होती, ना प्लेंटिफ ना डिफेंडेंट, ना वादी ना प्रतिवादी, तो कोर्ट कोशिश करती है कि उनको पेश करवाएं। पेश कराने का तरीका है ये है कि कोर्ट नोटिस भेजती है, कोर्ट नोटिस बताते हैं। आजकल ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू सर्विस होने लगी है, दस्ती सर्विस होने लगी है, कोर्ट बुलाते हैं। तो वो तरीका होता है बताने का कोर्ट को। लेकिन अगर कोई आए ही नहीं तो फिर मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया था कि वो केस डिसमिस और नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाता है, क्योंकि प्लेंटिफ के ऊपर है, यानी वादी के ऊपर है कि वो अपना केस चलाए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है केस चलाने में तो उसको डिसमिस और नॉन प्रोसिक्यूशन करके केस को खारिज कर दे। और अगर मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी उपस्थित ना हो तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में ऐसे भी होता है जी, जैसे हमने भी डिस्कस किया, अगर वादी ना है, प्लेंटिफ ना है तो क्या होता है। तो ऐसे भी बहुत बारी होता है कि जो डिफेंडेंट है यानी प्रतिवादी है वो ना है। तो उसमें क्या होता है, कोर्ट जैसे मैंने बताया प्लेंटिफ नहीं आता तो नोटिस दे सकती है कोर्ट, समन भेज सकती है कोर्ट। लेकिन अगर नहीं आए तो वैसी प्रतिवादी के साथ है, एक बारी नोटिस भेजेगी, 2 बारी नोटिस भेजेगी। लेकिन अगर नहीं आए तो उसको एक्स पार्टी कर देगी। उसको एक्स पार्टी करने के बाद उसके बिना मुकदमा चलेगा। लेकिन जब उसके बिना भी मुकदमा चलेगा तो प्लेंटिफ को तो अपना केस प्रूव करना ही पड़ेगा, अपनी जो केस उसने डाला है बताना पड़ेगा कि ये इसने केस क्यों डाला है, उसकी क्या रही है। तो अगर प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट ना पेश हो तो उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर करके कोर्ट केस आगे बढ़ा सकती है कोर्ट, और उसमें जो जैसे जैसे स्टेप्स बचे हैं वो आगे चले। जी उदित जी, क्या कोई निर्णय एक तरफा दिया जा सकता है? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई दीवानी न्यायालय मौखिक निर्णय दे सकता है? देखिए, एक तरफा डिसीजन तो कोई कोर्ट नहीं देगा, ठीक है, और ना कोई कोर्ट देता। कोर्ट पूरा जो आपके सामने है केस उसके कंसिडर करता है, मटेरियल देखता है, आपके आर्ग्यूमेंट सुनता है, एविडेंस कंसिडर करता है, और उसी के बाद जो उसका डिसीजन होता है, जो मुद्दे बने होते हैं केस पे उस पर डिसीजन देता है। तो एक तरफा फैसला कभी भी कोर्ट नहीं देता। कोर्ट अपना मटेरियल एग्जामिन करके अच्छे से ठीक से सुन के, बहस सुन के, हर चीज देके फिर देता है। जहां तक कि ओरल जजमेंट का सवाल है, ओरल जजमेंट हो सकती है लेकिन लिखत में होती है। जैसे कोर्ट में जो सुनाई गई उसको ओरल बोलते हैं, लेकिन वो लिखत में होगी। तो हर जजमेंट, हर निर्णय बिना रिटर्न के हो नहीं सकता। ओरल को कोई मानेगा नहीं, इसलिए रिटर्न देना, ये रिटर्न जजमेंट रिटर्न होना जरूरी हो। हर कोर्ट रिटर्न जरूर दे। जी उदित जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश चंडीगढ़ से, वो कुछ जानना चाहते हैं। जी ओम प्रकाश जी, बताइए क्या है आपकी समस्या? ओम प्रकाश जी बताइए, आपका क्या है सवाल, क्या जानकारी चाहते हैं आप इस केस से जुड़ी हुई? लगता है उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि निर्णय एवं डिक्री में भेद क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो डिक्री होती है वो फाइनल जजमेंट होती है किसी भी केस में,
ठीक है जी, निर्णय डिक्री हो सकता है, लेकिन डिक्री क्योंकि केस बहुत लंबा चलता है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ ऑर्डर्स पास होते हैं जी। तो उन एप्लीकेशंस पे भी निर्णय दिया जाता है, कुछ कुछ चीजों पे भी निर्णय दिया जाता है, क्योंकि सिविल केस में बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें एप्लीकेशंस में फाइल करनी पड़ती है। तो वो बीच बीच में जो एप्लीकेशंस है या जो भी उस पर निर्णय जो दे सकते हैं वो ऑर्डर्स के तहत होता है। लेकिन जो डिक्री होती है वो ये होती है कि जो फाइनल जजमेंट कोर्ट देता है उसको डिक्री बोलते हैं। अब फाइनल जजमेंट को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना पड़े तो हम बोलते हैं कि हम डिक्री को एग्जीक्यूट करा। जी। तो इसलिए जो डिक्री होती है वो फाइनल जजमेंट जो आती है केस में उसको डिक्री बोलते हैं और वो एग्जीक्यूट हो सकती है। जी। ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन ऑर्डर बीच में पूरे केस में कभी भी दिया जा, बिल्कुल उदित लेकिन जी। डिक्री बीच में केस में कभी नहीं पास। जी जी। उदित जी हमारे साथ दर्शक ओम प्रकाश जी दोबारा जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश जी बताइए, क्या है आपकी समस्या, क्या समाधान किया जाए? हमारे मुश्तरका जगह है जी, हमारे परदादा के टाइम से है और वो डिमार्केशन नहीं है। अब उसमें कभी 1 फुट कोई इधर को हो जाता है, कभी इधर को हो जाता है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और उसका प्रॉपर पता नहीं लगता। कैसे करें अब उसका? पटवारी के पास जाओ, वो बता देता है तुम्हारी 1 बटा फलाना है, 27 है, एक तुम्हारी 1 बटा 80वां हिस्सा है, लेकिन वो जमीन पे ग्राउंड पे आते हैं तो उसका नहीं हो पाता। जी। नहीं, जो हाँ जी। जमीन को डिमार्केशन करेगा वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही होगी। हाँ, वो डिमार्केशन गवर्नमेंट अथॉरिटी जो आउटर बाउंड्री है टोटल उसके चारों तरफ वो कर देता है। हाँ जी। उसके बाद वो बोलता है कि तुम अब आपस में करो। अब उसमें ही तो झगड़ा पड़ जाता है जी। नहीं, देखिए, अगर आपका गवर्नमेंट नहीं कर रही है डीमार्केट तो उसका तरीका ये है कि आप हाई कोर्ट में रिट डालिए उस गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट कि आप इसको डीमार्केट करो। अगर आप लोगों का आपस में झगड़ा है तो आपको केस डालना पड़ेगा ये डिक्लेयर करवाने के लिए कि ये जगह आपकी है और वो जगह उनकी है। जो आप केस डालोगे आप ये कहोगे कि हाँ मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ये जो है जमीन मेरी है, इसका ये कागज है और इस कागज की वजह से ये जमीन है। ये अगर आपस में आपके आपसी डिस्प्यूट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं ले रही है तो आपको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के उनको ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि आप इसकी डिमार्केशन कैरी आउट करें। आशा करते हैं ओम प्रकाश जी आपके सवाल का समाधान और आपकी समस्या का समाधान भी हम कर पाए होंगे। फिलहाल वक्त है जाने का, तो उदित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।